जय हिंद, नमस्कार। मैं अबू जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस एक ही मंच पर और एक साथ खड़े होकर टर्की को सीधा मैसेज और सीधा सिग्नल दे रहे हैं कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन अब फ्री प्ले ग्राउंड नहीं रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने एम्पायर का जिक्र करके अर्दगान को जो न्यू ओटोमन एम्बिशन था उस पर सीधा वार किया है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये शब्दों की वार्निंग है या फिर ग्राउंड पर नए मिलिट्री जो इक्वेशंस है उनकी नई शुरुआत है। तो जो बॉर्डर है और रिलीजन है, जियोपॉलिटिक्स है, सब कुछ एक साथ उबल कर यहाँ पर हमें नजर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। और अब इस पर जो ये उबाल है, ये किस तरह से मेडिटेरेनियन में एक चिंगारी के रूप में नजर आएगा, ये हम आज की चर्चा में समझेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, नेतन्याहू का अंपायर रिक्रिएट करने वालों का ये भूल जाना चाहिए कहना, क्या ये सीधे एर्दोगान के लिए एक डायरेक्टेड रेड लाइन है जो उनकी तरफ से हमें सुनने के लिए मिला? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रेकब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है कि वो जो पुराना ओटोमन एम्पायर है जो वो क्रिएट करना चाहते हैं और खलीफा बनना चाहते हैं, एक तरह मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहते हैं, वो भूल जाए। और इसके लिए इजराइल ने आज अभी एक अलायंस किया है जेरूसलम में टर्की के खिलाफ इन एसोसिएशन विद साइप्रस एंड ग्रीस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में टर्की को कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा था। वहां पर टर्की जो है वो वहां पर जाके अपना असर्टिवनेस दिखा रहा था। इनफैक्ट साइप्रस के कुछ एरियाज आज भी टर्की के कब्जे में है। टर्की जो ईस्टर्न मेडिटेरियन में साइप्रस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पर ऑयल की खोज कर रहा है। डिस्कवरी करने के लिए उसने अपने वेसल्स भेज दिए। ग्रीस को भी लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसराइल को इसके लिए एक और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसराइल को लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की माइट बी यूज्ड एज एन लॉन्च पैड टू अटैक इसराइल। देखिए, पहले जितने भी वॉर हुए थे इसराइल के खिलाफ टर्की ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट टर्की वाज द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज इसराइल इन 1949। और पिछले वॉर्स में उन्होंने कभी भी इसराइल के खिलाफ उन्होंने मोर्चा नहीं संभाला था। इनफैक्ट इसराइल जो है टर्की को अपना स्ट्रेटेजिक एलाई बोलता था। बस बहुत कुछ चेंज हो गया एर्दोगान के आने के बाद। एर्दोगान ने एक तरह से हमास के ऑपरेटिव्स को सपोर्ट दिया। उसने इस्माइल हनैया जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट किया। टर्की के खिलाफ उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने टर्की ने उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया। अरेस्ट वारंट तक निकाल दिया। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं एक तरह से रेड लाइन हो चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। देखिए, कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साइप्रस गए थे और वहां पर उन्होंने उस लाइन पे जाके बॉर्डर पे गए थे जहां से टर्की का एरिया था। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हो रहा है। भारत का जो आईमैक रूट है वो भी उधर से ही गुजर रहा है और टर्की नहीं चाहता कि आईमैक का जो रूट है वो एक तरह से ऑपरेशनल हो। इसके लिए टर्की पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलके ईस्टर्न मेडिटेरियन में अपनी पैठ बनाना चाहता है। और अब भारत क्या कर रहा है, भारत डायरेक्टली अलाई हो रहा है आर्मीनिया के साथ। पर भारत ने भी अपना एक ट्राइलेटरल अलायंस बना लिया है विद ग्रीस, साइप्रस एंड इंडिया। और सिमिलरली इसराइल भी वही कर रहा है। और एक चीज है, इसराइल के प्रधानमंत्री अगले साल भारत आने वाले हैं। इसराइल की डिफेंस कंपनीज भारत के अंदर अपने आर्म्स बनाने वाली है, क्योंकि आप ये देखिए इसराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है 52 कंट्रीज के द्वारा। अब इसराइल को अपना कम्पिटिटिवनेस बनाने के लिए उसको अपना डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट कर रहा है। देखिए, भारत ने इसराइल से लोरा मिसाइल सिस्टम्स लिया था। इसराइल वही मिसाइल सिस्टम्स ग्रीस को भी देने वाला है।
और एक तरह से उन्होंने वहां पर स्ट्रेटेजिक फोर्स बना रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक फोर्स के अंदर ग्रीस 1000 अपने ट्रूप्स देने वाला है, इजराइल 1000 ट्रूप्स देने वाला है, और साइप्रस 500 ट्रूप देगा। एक जॉइंट फोर्स बना रहे हैं टू काउंटर टर्की। अब सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर आप ये देखिए विरोधाभास काम पे है। टर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के मेंबर हैं। और एक चीज आप देखिए, जो नेतन्याहू है, इसराइल है, वो अमेरिका के बहुत फेवर्ड एक तरह से नेता है। और ये भी देखिए कि टर्की अभी चाहता है कि उसको F-35 प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया जाए, और इसने अभी बोला भी है कि मैं S-400 सिस्टम वापस रशिया को भेजने वाला हूँ। और टर्की को F-35 सिस्टम में नहीं लाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बोला भी है कि इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ट्रंप जो है अभी इसराइल की बात मान चुका है। टर्की के जो लीडर है खलीफा, वो खलीफा बनना चाहते हैं। और सबको याद होगा 3-4 साल पहले हागिया सोफिया जो वहां पे टर्की में, जो इस्तांबुल में जो चर्च था, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया मॉस्क में। और एक तरह से देखिए इसराइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल हो चुका है, क्योंकि इसराइल मानता है कि टर्की एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है। टर्की को एक तरह से संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसराइल के लिए। ईरान को तो वो संभाल सकता है, ईरान को तो एक तरह से कलेक्टिव अटैक होता है इसराइल के ऊपर, 7 फ्रंट अटैक। तो इसराइल इज एबल टू मैनेज ऑल दिस अटैक्स। पर अगर फ्यूचर में टर्की ने भी अटैक कर दिया इनके साथ में, तो इसराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसराइल इसके लिए आज ही एक तरह से टर्की का इंतजाम करने के लिए इन्होंने अभी ग्रीस और साइप्रस के साथ अपना रिलेशनशिप इंप्रूव किया है। देखिए एक चीज है कि आर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में इसराइल अजरबैजान को सपोर्ट करता है और भारत आर्मीनिया को सपोर्ट करता है। बट ये एक तरह से भारत और इसराइल के बीच में एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस है। बट कन्वर्जेंस किस में आ रहा है? कन्वर्जेंस आ रहा है साइप्रस में, कन्वर्जेंस आ रहा है ग्रीस में। इनफैक्ट अभी ऐसा भी हो रहा है कि ग्रीस जो है भारत से आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने के लिए तैयार हो चुका है। साइप्रस और इंडिया के बीच में भी डिफेंस सिस्टम्स की बात चल रही है। और इसके अंदर जी कॉमन डिनोमिनेटर जो है इंडिया और इसराइल है। और ये एक तरह से डायरेक्ट चैलेंज होने वाला है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट टर्की, अगेंस्ट अजरबैजान। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक अलायंस बनता जा रहा है। जी उमेश जी, हम अगर पूरे उसको देखते हैं तो रैपिड रिस्पांस की बात हुई है, मिलिट्री फोर्स की बात होती है। क्या जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन है उसमें हम नेटो के अंदर एक और मिनी नेटो देख रहे हैं? देखिए नेटो का रेलेवेंस भी खत्म जैसा हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया है बहुत सालों बाद, जर्मनी को बोल दिया है कि आप नेटो को लीड करो। और अमेरिका जो है नेटो को यूज करता है अमेरिकन सिस्टम देने के लिए, अमेरिकन वेपन सिस्टम देने के लिए। इनफैक्ट यूक्रेन वॉर में भी जो वेपन्स यूक्रेन को दिए जा रहे हैं बाय यूरोप, यूरोप खरीद रहा है अमेरिका से और उसको दे रहा है यूक्रेन को। तो अमेरिका का सीधा यूज है कि दे वांट टू सेल देयर वेपन्स और उसको ऐसे अपने खर्चे कम करने हैं। इसके लिए वो अब जर्मनी को बोल रहा है कि आप लीडरशिप लो नेटो की। नेटो एक तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि एस्टोनिया जो नेटो का मेंबर है, वो भारत के साथ डिफेंस ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार हो चुका है। फ्रांस जो है वो भारत की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को लेने के लिए तैयार हो चुका है। इट इज अ शिफ्ट फ्रॉम द अमेरिकन वेपन सिस्टम्स। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि नेटो का जो रेलेवेंस है वो एक तरह से खत्म हो चुका है। बस इसका एक ऑफिशियल ऑब्यूटरी आनी बाकी है, और वो जल्दी मतलब मेरे हिसाब से 2026 में आ जाए। अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस और सी जो लाइंस है उसकी सिक्योरिटी की, तो असली मुद्दा एनर्जी का है या फिर सॉवरेनिटी का? क्योंकि ये काफी अहम पॉइंट इसमें आता है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है लॉजिस्टिक नेटवर्क का, क्योंकि हम्म, आईमेक जो होगा, आईमेक के आने से आप ये देखेंगे भारत और ग्रीस के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। और इसके अंदर हाइफा पोर्ट भी है, तो इसराइल का एक तरह से स्ट्रेटेजिकली लोकेशन इस एरिया में है।
टर्की नहीं चाहता कि आईएमएफ ऑपरेशनल हो, फर्स्ट। सेकेंड, टर्की चाहता है कि वो ये जो कंटेस्टेड एरिया है इसके अंदर वो अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन और गैस एक्सप्लोरेशन करे, तो उसने चालू भी कर दिया है। अब उसको भी एक तरह से काउंटर करने के लिए ये फोर्स बनाया जा रहा है ताकि एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्रीज रिमेन्स अनअफेक्टेड। और इसराइल जो है टर्की को ठिकाने भी लगाने के लिए वो काम करना चालू कर दिया है। टर्किश लीरा जो है पिछले कुछ सालों में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हो चुकी है। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है इसके पीछे इसराइल का हाथ है। तो अब इसराइल जो है टर्की को अपना लॉन्ग टाइम थ्रेट मान रहा है, और फ्यूचर अगर कोई अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसराइल को लगता है कि टर्की उसमें इसराइल के खिलाफ अरब लीग का साथ देगा, क्योंकि वो हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो उन्होंने इसराइल को खत्म करने की कसम खाई है, उन सबको सपोर्ट कर रहा है इस टर्की। क्योंकि टर्की अपने आप को खलीफा साबित करना चाहता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड। और एर्दोगान की ये ख्वाहिश ना पूरी हो जाए, इसके लिए उन्होंने बिना टर्की का नाम लिए उन्होंने बोल दिया है कि और जो एंशिएंट एम्पायर है वो कोई क्रिएट होने वाला नहीं है। इनफैक्ट जो लैंड अभी इसराइल जो लैंड पर अभी इसराइल एग्जिस्ट करता है उसको भी वो भी एक जमाने में ऑटोमन एम्पायर का एक तरह से हिस्सा है। ऑटोमन एम्पायर जो है वो 600 साल तक उनका एम्पायर था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश से हारने के बाद बहुत सारे एरियाज उनके कब्जे से बाहर चले गए थे। और 1949 में इसराइल का क्रिएशन हुआ, और इसराइल के क्रिएशन पर दुनिया भर के जूस को एक कॉल दिया गया कि आप यहाँ पर आके इसराइल में बसिए। और इसी के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से बढ़ता जा रहा है, और वहां पर जो अरब लीग है वो नहीं चाहता कि इसराइल एग्जिस्ट करे, और इसके लिए ऑलरेडी 2-3 वॉर लड़ चुके हैं जिसको इसराइल ने डिसिसिवली जीता है। अब इसराइल जो है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, उसको अपना सिक्योरिटी थ्रेट नजर आ रहा है, इसके लिए वो टर्की को काउंटर कर रहा है। और टर्की को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये अलायंस बनाया, जिसको डिस्क्रीटली भारत का भी सपोर्ट है, क्योंकि टर्की ने हमेशा कश्मीर इश्यू के ऊपर पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने अपनी एक वॉरशिप कराची पोर्ट पे खड़ी कर दी ताकि भारत उसके ऊपर हमला न कर सके। टर्की ने अपने बरातकर ड्रोन्स भी दिए थे पाकिस्तान को। टर्की और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप चल रहा है कान के ऊपर, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, और टर्की ने अभी एडवांस वॉरशिप भी पाकिस्तान को दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए टर्की इज एंटी इंडिया, तो इसके लिए भारत भी इसराइल का सपोर्ट कर रहा है इन दिस जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड गेम। जिस तरह से हम का को लेकर जो टर्की का और वो सारा कुछ एंगल रहा उस पर अगर हम बात करें तो गाजा जो पीस कीपिंग फोर्स में टर्की की जो एंट्री है उसको इजराइल जो ब्लॉक है वो क्यों करना चाहता है, और ट्रस्ट इशू कहें इसको या फिर स्ट्रेटेजिक फियर सॉरी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि टर्की ने हमास को सपोर्ट किया, टर्की ने मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट किया, इस्माइल हनाया को सपोर्ट किया, एर्दोगान ने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। ये सब चीज में होने के बाद नेतन्याहू अलाउ नहीं करेंगे टर्की की फोर्सेस को गाजा के अंदर, उनका क्लियर कट प्लान है। बट उन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस को एक तरह से इनवाइट किया ताकि पाकिस्तान और टर्की के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ये एक तरह से नेतन्याहू की एक मास्टर स्ट्रोक चाल है। पाकिस्तानी अभी एक तरह से बोल रहे हैं कि हमें इनवाइट किया और टर्की को अलग थलग रख दिया गया। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस जो दोनों के बीच में पैदा करने की कोशिश कर रहा है इसराइल, वो एक तरह से कारगर साबित हुई है। ओके, लेकिन ईरान को लेकर जो वार्निंग है नेतन्याहू का, ईरान को ओपन वार्निंग देना, क्या इजराइल का दो फ्रंट जो कन्फ्रंटेशन है उसके लिए खुद को मेंटली हो और जो मिलिटरली है वो रेडी करना है? देखिए इसराइल ऑलरेडी ऑलवेज इज ऑन वॉर मोड। पीस टाइम पे वो फ्यूचर थ्रेट को एनालाइज करता है।
और इसके लिए उन्होंने समझ में आ गया कि फ्यूचर में टर्की जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। इसके लिए इजराइल टर्की को ठिकाने लगाना चाहता है। अपनी जो वेपन सिस्टम्स है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो इंडिया के साथ मिलके टर्की को काउंटर कर रहा है इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन अलोंग विद साइप्रस एंड ग्रीस एट द मोमेंट। बड़ा सवाल है, मूल प्रश्न है वो ये कि जो जेरूसलम की जो होली साइट्स हैं उसको लेकर जो स्टेटस को की बात हो रही है, और क्या ये कहीं कि ग्रीस ने इसराइल पर एक सटल प्रेशर डाला है क्रिश्चियन इंटरेस्ट को लेकर, और क्या जो रिलीजन है वो अभी भी जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन है उसके जियोपॉलिटिक्स का एक साइलेंट वेपन बन चुका है, क्योंकि हर जगह एक देखिए रिलीजन का जो एंगल नजर आता है। देखिए मेरा मानना है कि अभी किसी को भी रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। आज ये देख लीजिए, अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है इजराइल, आर्मीनिया जो अजरबैजान और टर्की के अगेंस्ट है वो एक तरह से उसको सपोर्ट कर रहा है इजराइल। अब सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्ट की बात होती है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो ये सब चीजें इंटरेस्ट के ऊपर हो रहा है। और जो होली साइट्स है जहाँ पे वो इस्लामिक होली साइट्स है गाजा के अंदर, उसको तो जॉर्डन एक तरह से संभाल रहे हैं जो खुद डिसेंडेंट्स है प्रॉफिट के। तो कहीं ना कहीं इजराइल जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के रखा है मिडिल ईस्ट के अंदर, और वेस्ट एशिया की जो जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है वहां पर अब्राहमिक अकॉर्ड साइन किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया है। इनफैक्ट पाकिस्तान भी एक तरह से जो अपने पासपोर्ट पे वो लिखता है कि वो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो भी आज इसराइल के अंदर अपनी फोर्सेस भेजने को तैयार हो गया गाजा के अंदर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अमेरिका। हाँ अंबर जी आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? उमेश जी, मैं ये कह रही हूँ कि जेरूसलम समिट ने एक बार ये बात साफ कर दी है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन जो है वो अब सिर्फ जियोग्राफी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड है। और नेतन्याहू का मैसेज टर्की के लिए एक सीधी वार्निंग, ईरान के लिए थ्रेट और दुनिया के लिए एक सिग्नल है। इजराइल अकेला नहीं है, और सवाल इतना नहीं है कि कौन एम्पायर के सपने देख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सपने फोर्स से पूरे करने की कोशिश हुई तो क्या मेडिटेरेनियन अगला यूक्रेन बनेगा, और अगला मूव अंकारा का होगा, और उसका जवाब शायद जो है वो शब्दों में नहीं आएगा। ये बात तो क्लियर हो जाती है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश।